नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी। आज हम लोग इस हफ्ते की कुछ सुर्खियों को लेकर के बातचीत करेंगे, जिसमें कि हाल में रिलीज हुई फिल्म छावा और उसके बाद औरंगजेब के मजार और मकबरे को लेकर के जो विवाद हुआ उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम गूगल टैक्स, जो अभी अभी हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उसके बारे में उसे खत्म करने की घोषणा की है, ये क्या है, और कुणाल कामरा के वीडियो को लेकर के जिस तरीके का वाद विवाद हुआ उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में क्या कहा गया है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने काबिल दोस्त और हमारे हिस्ट्री के फैकल्टी हेड दीपक सर से जान लेते हैं कि ये छावा मूवी का विवाद क्या था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज को लेकर के जो कुछ दिखाया गया उसकी क्या सच्चाई है, और औरंगजेब के मकबरे को लेकर के फिर जो वाद विवाद चल रहा है उसका क्या ऐतिहासिक और कानूनी पहलू है। धन्यवाद सर। देखिए, कंट्रोवर्सीज का दौर और हिस्ट्री को लेकर के 2014 के बाद से ही लगातार किसी न किसी घटनाक्रम में वो बना ही हुआ है। और इधर पिछले 3-4 वर्षों के अंदर जो मूवीज आई कुछ इस तरीके की, तो जिसको आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल मूवीज हैं, जिसमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष को दिखाया गया और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, तो ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में मूवी की कंट्रोवर्सी ना होकर के एक जनभावना की अभिव्यक्ति ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कि मूवीज तो पहले भी बनती रही, मुगल आजम जैसी मूवी पहले बनती रही, उसको भी लोगों ने देखा। बहुत सारी ऐसी मूवीज भी बनती रही जिनमें जो है कुछ पर्टिकुलर सनातन संस्कृति को लेकर के उस पर टिप्पणियां भी हुई, चार्जेस हुए, और वो अब थोड़ा सा रिवर्स होकर के दूसरी कम्युनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये तो पहले भी चलता रहा, आज भी चलता रहा। आज ये थोड़ा सा उद्वेलित इसलिए ज्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिल गया है, तो लोगों तक चीजें बहुत आसानी से तेजी से पहुंच रही हैं और उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी लोगों के बीच में बन रहे हैं। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की हम बात करें तो छावा मूवी जैसे कि संभाजी महाराज पे बनी हुई, लोगों ने देखी भी है और उसमें संभाजी की वीरता के बारे में दिखाया गया, और जो दिखाया गया वो ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है। औरंगजेब दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जदना सरकार ने भी अपनी बुक में इसको कहा हुआ है। अब है क्या सर कि हिस्टोरियन जब लिखते हैं तो अलग अलग हिस्टोरियंस, अब उनकी आइडियोलॉजी क्या, राइटिस्ट विंग से हैं, लेफ्टिस्ट विंग से हैं, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। मैंने एक हाथ उठाया ऐसे सामने की तरफ, अब इसके 2 डायमेंशन है। सामने वाला कहेगा आशीर्वाद देने जा रहे हैं, पीछे वाला कहेगा झापड़ मारने जा रहे थे। तो बात यही है कि घटनाक्रम को हम किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि आज के समय में सनातन संस्कृति को लेकर के अभी कुंभ का जो सफल आयोजन हुआ उसको लेकर के जो चर्चा परिचर्चा पक्ष विपक्ष में हो रही है, इससे लगातार एक जो है गर्मजोशी का माहौल लोगों के बीच बना हुआ है, और लोग कहीं ना कहीं अब इससे अपने आप को रिलेट करके देख रहे हैं, जैसा छावा मूवी के साथ हुआ। संभाजी महाराज के साथ लोग मराठों ने खुद को रिलेट किया, और मराठों ने, मैं कहूंगा कि बड़ी जो है सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों ने भी उसके साथ अपने आप को रिलेट किया। अब समस्या ये कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, औरंगजेब कैसा था, तो औरंगजेब को इतिहास में ही वर्णित है कि वो एक क्रूर शासक था, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यह है कि इतने वर्षों बाद अब औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। तो क्या औरंगजेब ही की कब्र को हटाया जाना चाहिए, या ऐसे और भी शासक रहे जैसे हुमायूं, उसे दक्कन का नीरो कहा जाता था, बहमनी साम्राज्य के अंदर शासक था, तो ऐसे और भी शासक रहे हैं, तो क्या उनकी कब्रों को भी हटाया जाना चाहिए? तो ये एक बहुत विवादास्पद विषय बन जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। फिलहाल में सर जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की जा रही है, जो इतना आसान नहीं है। ठीक है, 1904 में कर्जन ने एक मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जहां पर ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने की बात की गई थी। और ब्रिटिश पीरियड में 1861 में पीएसआई की स्थापना हो चुकी थी। कनिंघम साहब उसके पहले चेयरमैन बने थे, और तब से लेकर के आज तक वो रिसर्च का दौर लगातार चल रहा है। अब पार्लियामेंट को इसके संबंध में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि आप ये बेहतर बता सकते हैं, आप पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, तो मुझे देखिए ऐसा है, वैसे तो कब्र का होना, मजार का होना, ये इस्लाम में जायज नहीं। और जो इस्लाम की मान्यताएं हैं, जो इस्लाम का सही रूप है, वो कहता है कि किसी भी तरीके की कोई भी कब्र, कोई भी मजार पक्की नहीं हो सकती और वो मिट्टी में ही मिला देनी चाहिए। लेकिन
हमारे इतिहास का जो हिस्सा रहा है, वो चाहे उदारवादी शासक रहे हों या क्रूर शासक रहे हों, इतिहास से आप उनके हिस्से को मिटा नहीं सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि औरंगजेब के घटनाक्रम के लिए बेहतर होगा कि हम वहां पर एक अच्छा स्मारक बनाएं, जिसमें कि मुगल साम्राज्य के जो हमारे राजवंश के ऐसे जो भी शासक रहे हैं, क्योंकि ये औरंगजेब के स्मारक का हिस्सा होगा, तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो जो टूरिस्ट आएंगे, जो हमारे शोधार्थी होंगे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो वहां पर पता चले और लोगों के ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया जाए कि वो औरंगजेब के कार्यकाल का अध्ययन करें, जाने समझें, और उसके बारे में वीथी का एक गैलरी बनाई जाए जिसमें उनको सचित्र दिखाया जाए कि क्या क्या किया, कैसे अपने भाइयों का कत्ल करके वो राजगद्दी तक हासिल की, और उसके बाद अपने पिता शाहजहां को किस तरीके से कैद में मारा, ये तमाम चीजें जो हैं। और फिर उसके बाद लोगों को फैसला करने दिया जाए। जहां तक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की बात है, तो उसकी कब्र को हटाना संभव, ऐतिहासिक, कानूनी, संविधान रूप से न संभव है, न उचित है, और इस तरीके के मुद्दों को छेड़ करके जन संवेदनाओं को और उभारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि इस विवाद को एक बुद्धिजीवी की दृष्टि से देखा जाए, एक ऐतिहासिक रूप से समझदार नागरिक के रूप में लिया जाए, और औरंगजेब के जो कृत्य रहे हैं अच्छे बुरे, उनके बारे में लोगों को बताया जाए और लोगों से कहा जाए आप वो तय करें। हालांकि सर इसमें एक बात है, ये बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि जो है इस हिस्ट्री को अगर हम देखें तो कुछ कट्टर बादशाह ऐसे माने गए, जैसे फिरोज शाह तुगलक, उसने महिलाओं का मजार पर जाना प्रतिबंधित किया था। उसने 2 बार खुद सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर बहराइच में यात्रा करी, और उसने कहा कि महिलाएं नहीं जा सकती मजार पर। तो एक्चुअल पोजीशन है क्या, ये भी क्लियर लोगों के सामने नहीं है। इस्लाम में ही लोग जो है ये नहीं जान रहे हैं इस्लाम एक्चुअल क्या चाहता है, मजार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए या किसी आम नागरिक के लिए नहीं, इस्लाम कम्युनिटी को फॉलो करने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें भी ये स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है। इस्लाम में जो केवल सूफी पक्ष है, सूफी मत, उसमें ही ये मजार और इस तरीके की परंपराओं का, इबादत गाहों का वर्णन मिलता है या उसकी अनुमति है, अदरवाइज तो नहीं है। हाँ, तो निजामुद्दीन औलिया साहब से लेकर के फिर उसी में आप और बड़ी बात तो ये है कि ऐसे मजारों पर ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम यात्री जाते रहे। अब हाजी वारिस अली साहब के मजार पर देख लीजिए, बाराबंकी में उर्स लगता है उनका, और मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग वहां तक पहुंचते हैं। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये छोड़ देना चाहिए। जन विवेक पर, लोगों के विवेक पर लोग बुद्धिजीवी हैं, वो इतिहास को पढ़ें, समझे, उसके दोनों पक्षों को पढ़ें और समझें, और फिर वो निर्णय लें कि क्या राष्ट्र के लिए, क्या राष्ट्र भावना के लिए उचित है या अनुचित है। बिल्कुल ठीक। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे सहयोगी और मित्र अभिषेक सर से। उनसे जानते हैं आजकल ये कुणाल कामरा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार को लेकर के बात की जा रही है, और ये गूगल टैक्स, ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। कुणाल कामरा वाला केस क्या कहें, बेसिकली ये सारी चीजें हैं, अपने हिसाब से चीजों को पिक एंड चूज करने वाला मैटर है कि कौन सी बात आपको बुरी लग गई और कौन सी बात आपको ठीक लग गई। अब आप देखिए 15वीं शताब्दी में संत कबीर जी ने लिखा था, निंदक मेरे राखिए। हाँ, मतलब आपको क्रिटिक्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि लोकतंत्र में जो आलोचना होती है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक डिमार्केशन करना कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये भी बहुत जरूरी है। 23 मार्च को एक वीडियो जो है वो अपलोड होता है इनका, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और उसमें ये जो है शिंदे ग्रुप के जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनको कुछ गानों के लहजे में एक पैरोडी, एक फिल्म का बड़ा, मतलब दिल तो पागल है फिल्म का एक गाना था सर, उस पर इन्होंने पैरोडी बनाई है, और उस पर उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपने आप को पलटा, उस पर उन्होंने बातचीत बोल दी। अब वो शिंदे ग्रुप के शिवसेना के लोगों को पसंद नहीं आया,
अच्छा प्रॉब्लम ये है, अब आजकल से सोशल मीडिया का जमाना है तो आदमी बहुत जल्दी हाईलाइट होना चाहता है, तो वो मतलब एक सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वो जो मन में आता है वो बोल भी देता है। तो उसी में वो तोड़फोड़ हो गई। अब इस पर लेकर के विवाद हो गया कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है। अभी मतलब आज सुबह ही सर मैं देख रहा था जब टीवी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान जो प्रतापगढ़ी हैं उनका एक जो उन पर ही ऐसे कोई केस चल रहा था कि उन्होंने भी कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से जो है कुछ ऐसा बोला था, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की सबको आजादी है। अब ये आपको खुद तय कर लेना है कि आर्टिकल 19 में हमको जो राइट्स मिले हुए हैं वो हम किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करें। अब आप देखिए, मतलब मैं पूरा न्यूज सुन रहा था तो शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो पूरा कुणाल कामरा के साथ खड़ा है। और ये वो गुट है जिसने एक्ट्रेस जो है बॉलीवुड की, जो इस समय बीजेपी की सांसद भी हैं, कंगना रनावत, उन्होंने कुछ बोल दिया था तो पूरी उनकी बालकनी गिरा दी थी। और इस केस में भी बीएमसी के लोग पहुंच गए बुलडोजर लेकर के तोड़ने के लिए। तो सर ये कुल मिलाकर के ये है कि हमको किस तरीके से किस चीज को पॉलिटिकली ले लेना, और जब आप सत्ता में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, तो आप राज्य से तो लड़ नहीं सकते। तो ये राजनीतिक मौका परस्ती अधिक है। बस वही बात है। अब आप देखिए सर, एक से एक व्यंग्यकार हुए हैं इस देश के अंदर। अब आप देखिए शरद जोशी, हरिशंकर परसाई को आप हाँ, तो उनका व्यंग ऐसी तीखी मार करता था हाँ, कि लगने वाला तिलमिला के रह जाता था, लेकिन मुस्कुराए बिना रह भी नहीं पाता। सर कार्टूनिस्ट, मतलब आदमी कार्टून बना के, आर के लक्ष्मण देखिए शिवसेना के जो फाउंडर है खुद वो कार्टूनिस्ट, खुद वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे और सटायर करते थे कार्टून के माध्यम से। अब ये है कि आदमी आजकल वो सब ना, एक्चुअली में आजकल जो पॉलिटिकल, अब जिस समय की जो जनरेशन है उसमें वो पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं देखने को मिलता। नेहरू जी से लेकर के आप देखिए मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया है ना। अब अच्छा, ये जो कुणाल कामरा है ये मोदी जी पर भी बहुत बोल चुके हैं। कुणाल कामरा मुझे लगता है कि ये भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है। इन पे आरोप लगा दिया हाँ। गया है कि इन्होंने पैसा लेके, सुपारी लेकर के ये सारा कांड किया है। कभी एंटी बीजेपी, कभी कांग्रेस, ये सब होते तो ये यूट्यूब पे सब थोड़ा सा ना अपने आप को हाईलाइट करने का भी एक स्टंट भी हो जाता है कि हम न्यूज में आ जाए। भाई मैंने देखा, सुना और पढ़ा कि उसके बाद इनके न सिर्फ रेटिंग्स बढ़ गई, व्यूज बढ़ गए, सब्सक्रिप्शन बढ़ गए, बल्कि इनको बहुत फॉरेन डोनेशन भी मिला है। मिलने लग गया, लोग इनको पैसा दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है स्टूडियो का, कांग्रेस ने कहा है कि हम वो स्टूडियो बना के देंगे। तो टोटल कुल मिलाकर के हर एक मुद्दे में राजनीति ढूंढी जाती है और कुछ नहीं। हमारा ये पर्सनली मानना है कि जो भी हो उसमें गरिमापूर्ण जो है आपको अनादर करना चाहिए। आप किसी की आलोचना करिए लेकिन उसमें भी गरिमा बनाए रखिए। अब यही तो प्रॉब्लम, ये नहीं समझ में आता कि वो गरिमा कब डिस्ट्रॉय हो रही है और कब नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यही सारा मैटर था। ठीक है, ये गूगल टैक्स क्या है और उसको खत्म करने के बारे में अभी वित्त मंत्री जी ने जो कहा है उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स था हमारे देश में, गूगल टैक्स। ये 2016 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और ये 6% इस गूगल टैक्स हमारे देश में था। बहुत आसान सी भाषा में हम आपको बताएं सर, गूगल टैक्स कुछ और नहीं बल्कि एक डिजिटल टैक्स है, जो कि जो टेक कंपनीज हैं, जो फॉरेनर टेक कंपनीज जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, हाँ एक्स हो गया, इस पे जो आप ऐड करते हैं, भाई ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? ऐड दिखा के कमाते हैं। जैसे हम लोग जब न्यूज़पेपर वगैरह में अपना ऐड देते हैं सर, तो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपका ऐड दिखाएंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, बट दे विल नॉट पे एनी अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से चल रहा था। 2016 में सरकार ने क्या किया, क्योंकि एक तो डिजिटल रिवोल्यूशन भारत में बहुत तेजी से आया, अब ज्यादातर ऐड वगैरह भी आप देखिए ऑनलाइन ही होता है, तो गवर्नमेंट ने 6% गूगल टैक्स इनके ऊपर लगाया था कि भाई आप पब्लिक से कह रहे हैं कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज करिए। एक तो प्लेटफॉर्म यूज करा के आप पैसा कमा रहे हैं, दूसरा आपसे कहा जा रहा है मेरा ये ऐड दिखाइए, तो आप उससे भी पैसा कमा ले रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने गूगल टैक्स के नाम से टैक्स लगाया था। अब इसको हटाया गया है। गवर्नमेंट ने अभी, वित्त मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर ये अनाउंस किया है कि वो गूगल टैक्स अब नहीं लगेगा। इसके पीछे जो लॉजिक है क्यों नहीं लगेगा, वो हाल के दिनों में इंडिया अमेरिका का जो रिलेशन है, जिस तरीके से जो धमकियों भरा दौर चल रहा है, उसमें इंडिया ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उनकी कंपनीज को हम अपने देश में एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर इन्वायरमेंट देंगे
तो हम उन पर ज्यादा कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे। दूसरा गुडविल जेस्चर है। एक गुडविल जेस्चर है। और दूसरा ये भी है कि हम चाहते हैं कि इस तरह से ज्यादा ज्यादा टेक कंपनीज हमारे देश में आए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्लस हमारे और अमेरिका के रिलेशन जो है वो थोड़े से और बेहतर सुधरेंगे। तो ये एक तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का, इकोनॉमी को। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक, और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इसके बारे में अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और फिर अगले एपिसोड, अगले शो के लिए देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक।